हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का जैम कैम यूट्यूब चैनल पे स्वागत किया जाता है। और आप सभी को पता होगा कि हमारा क्विज हुआ था, पहला क्विज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का। तो उन क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और आने वाले क्विज में भी जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। तो जैम कैम पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। हमारा पहला ही मेंटी क्विज हुआ था पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे, तो उनके क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो आइए भाई, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से, तो ये क्वेश्चन था हमारा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू कंपाउंड्स, कि हमारे पास दो कंपाउंड का एक्वस सॉल्यूशन है, एक है MOH और एक है M-OH have been prepared in two different beakers if electronegativity of M की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 3.5 गिवन है यहाँ पे, एंड M डैश की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 1.7 गिवन है। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास 3 गिवन है यहाँ पे, हाइड्रोजन की 2.1। वैसे आपका जो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका 3.5 होती है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और ये वाला जो M है, अब फिर भी देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक अलग से स्लाइड देता हूं और एक्सप्लेन करता हूं। देखिए हमारे पास पहला जो कंपाउंड था वो था MOH। अब देखो हमें पता है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, यहां पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वैसे ये क्वेश्चन जब ठीक होता, जब है ना यहां पे तो 3.5 होता, यहां पे आपका कुछ और गिवन होता तो ये क्वेश्चन सही रहता। फॉर एग्जांपल मान लो कि यहां पे आपका 3 गिवन होता, ठीक है। फिर भी चलो जो डाटा गिवन है उसी से सोल्व करके देखते हैं। बोला गया कि इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है। अब मुझे ये बताइए सबसे पहले कि इनके बीच में गैप कितना आ रहा है, तो आप कहोगे 0.3 का गैप आ रहा है। यहां पे गैप कितना आ रहा है, तो आप कहोगे 0.9 का गैप आ रहा है। तो देखो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ज्यादा यहां पे डेल पॉजिटिव और यहां पे डेल नेगेटिव आया होगा, ठीक है। तो इन दोनों में अगर आप बात करोगे, यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है और यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है। तो अब होगा क्या यहां से कि अगर यहां पे ये ज्यादा, तो ये वाला जो बॉन्ड है ये अलग हो जाएगा। जब आप एक्वस में डालोगे तब की बात है, ठीक है। तो यहां से ये आपका H पॉजिटिव अलग हो जाएगा और H पॉजिटिव अलग हो जाएगा, तो ये कंपाउंड किसकी तरह बिहेव करेगा, एक एसिडिक सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा। ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एक एसिडिक सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा। सेकंड कंडीशन में आपसे क्या बोला गया है कि जो हमारे पास M डैश है उसके बाद OH लगा हुआ है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यही है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये है, और इसकी M डैश की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी गिवन है क्वेश्चन में, तो M डैश की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गिवन है वो 1.75 कितनी है भाई यहां पे, यानी कि 1.7 है। अब अगर इसका आप डिफरेंस लोगे तो वो आएगा आपका 1.3, वो कितना आएगा 1.3। अगर आप इनका डिफरेंस लोगे तो वो कितना आएगा 0.9। इसका मतलब है कि यहां पे अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है। अगर यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है तो एक्वस सॉल्यूशन में अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा और यहां से आपका OH नेगेटिव अलग होगा। अगर OH नेगेटिव अलग होगा तो ये फिर आपका बेसिक सॉल्यूशन की तरह काम करेगा। तो ये फिर आपका बेसिक सॉल्यूशन की तरह काम करेगा, यानी कि हमारा जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना था वो होना था बी इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि यहां पे देखिए कि जो MOH है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एक एसिडिक सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा एक्वस सॉल्यूशन में, एंड M-OH किसकी तरह बिहेव करेगा, एक बेसिक सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था वो बी आना था। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, पहली बात तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा इनकरेक्ट वर्ड आ जाए, नोट वर्ड आ जाए, या फिर बहुत सारे MSQ टाइप का कोई क्वेश्चन, उनका बड़ा ध्यान रखना होता है आपको। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज इनकरेक्ट फॉर द इंडिकेटेड प्रॉपर्टी। तो इस वर्ड के ऊपर बड़ा फोकस कीजिए कि आपसे इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट क्या होगा। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन यहां पे जो आपको नजर आ रहा है BEO एंड MgO,
पूछा कि बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी। तो देखिए अगर आप बात करोगे ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, है ना, मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। जितना ज्यादा मेटालिक करैक्टर बढ़ता है उतना ज्यादा ही बेसिक करैक्टर भी बढ़ता है। तो यहां पे देखिए MbE2, हालांकि एक बात मैं आपको बता देता हूं कि जो Be होता है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो एसिड एज वेल एज बेस दोनों की तरह बिहेव करें, है ना, इसलिए इसका मतलब ये अच्छा बेस नहीं है, ये बात सच्चाई भी है। दूसरी बात ये कि मैग्नीशियम बेरिलियम से बढ़िया मेटल होती है, क्योंकि जब आप डाउन द अल्कली मेटल है दोनों, जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, जिससे कि आपका मेटालिक करैक्टर बढ़ता है। इसका मतलब मैं ये बात यहां से कह सकता हूं कि MgO का बेसिक करैक्टर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू BeO, और BE तो आपका एम्फोटेरिक होता है, ये बात भी मैंने एक्सप्लेन कर दी। इसका मतलब ये आंसर हमारा हो नहीं सकता, हमसे इनकरेक्ट पूछा, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा एक बार इस ऑप्शन को मैं अभी एक बार छोड़ता हूं क्योंकि यही तो हमारा आंसर है। अब देखना आगे एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। अभी अभी मैंने आपको क्या बताया कि नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं, जैसे जैसे नॉन मेटालिक करैक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। तो देखिए डाउन द ग्रुप जाने से, ये सल्फर है, ये सेलेनियम, ये टेरिलियम, तो डाउन द ग्रुप जाने से मेटालिक करैक्टर बढ़ेगा। अगर मेटालिक करैक्टर बढ़ेगा तो बेसिक करैक्टर बढ़ेगा ना, एसिडिक करैक्टर थोड़ी नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही है कि SO2 का एसिडिक करैक्टर सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पे सल्फर बहुत अच्छी नॉन मेटल है एज कंपेयर टू SeNTe। डाउन द ग्रुप जाने से मेटालिक करैक्टर बढ़ता है, ना कि नॉन मेटालिक करैक्टर। इसका मतलब यह भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद देखिए बोला गया है NaCl, KCl, RbCl, सीजियम क्लोराइड, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, यह भी बिल्कुल करेक्ट है, तो यह भी हमारा आंसर नहीं होगा। कैसे, यह कैसे करेक्ट है? लैटिस एनर्जी से आप निकाल सकते हो, तो जिसकी लैटिस एनर्जी जितनी ज्यादा रही होगी, तो लैटिस एनर्जी किन पॉइंट पे डिपेंड करती है? चार्ज वर्सेस चार्ज के डायरेक्टली और साइज के इनवर्सली। अब आप यहां पे देख पा रहे होगे कि यहां पे सीजियम का साइज बड़ा है। अगर सीजियम का साइज बड़ा है तो इसकी लैटिस एनर्जी कम है, इसका मतलब इसका जो लैटिस है वो वीक है, इसका मतलब इसके बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होने चाहिए और सबसे कम दिए भी हुए हैं। इसका मतलब ये तीनों स्टेटमेंट तो करेक्ट है। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या बच गया? बी बच गया, और बी ही हमारा करेक्ट आंसर भी होता है। यानी कि सोल्यूबिलिटी का जो ये ऑर्डर है ये आपका करेक्ट ऑर्डर नहीं होता है। तो कई बार क्वेश्चन आपको ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, ऑप्शन हटा के देखने पड़ते हैं। जो ऑप्शन आसान पड़ दे उसको हटा दो पहले कि हां ये समझ में आ गया, ये कंफर्म है, हटा दिया इसको। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हैं, ये इसका करेक्ट ऑर्डर आने वाला नहीं है, जस्ट इसका ऑर्डर अलग आएगा, ये ऑर्डर नहीं आएगा। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी होना था, सेकंड क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पता नहीं बच्चे क्यों नहीं कर पाते ऐसे आसान क्वेश्चन को। देखिए, following graph shows variation of ionization energy with atomic number in second period। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का ये दिया हुआ है, जैसे कि देखो लिथियम से ज्यादा बेरिलियम की होती है, बोरोन की भी ज्यादा होती है, फिर कार्बन की, नाइट्रोजन। एंड आप देखो एक चीज, इस कार्बन और इस नाइट्रोजन के कंपैरिजन में नाइट्रोजन की ज्यादा है। आप सभी को यह बात पढ़ाई जाती है कि लेफ्ट टू राइट जाने से, अगर आप किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हो तो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जिसकी वजह से आपका साइज डिक्रीज करता है और जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन आ जाता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस नाइट्रोजन की आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो हाफ फील्ड होती है, 1s2 2s2 2p3। इसकी वजह से इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है ना, इसकी वजह से इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। तो देखिए, अब बोला गया है कि सोडियम के बारे में आपको बतानी है, क्या नियोन से अबव आएगी? नहीं नहीं जी नहीं। अरे सोडियम एक मेटल है, मेटल का काम इलेक्ट्रॉन देना है। मेटल तो चाहती कि मैं इलेक्ट्रॉन दूं, तो उसको बहुत कम आयोनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जो हमारी मेटल्स होती है ना, वो इलेक्ट्रॉन खुद ही देना चाहती हैं, तो इसलिए उनको थोड़ी सी एनर्जी भी मिल जाएगी ना, तो भी वो इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। नोबल गैसेज है, अरे भाई नोबल गैसेज इलेक्ट्रॉन देना ही पसंद नहीं करती। यहां पे देखो हाईएस्ट आ रही है, नोबल गैस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्यों इलेक्ट्रॉन देना चाहेंगी? नहीं देना चाहती। इसीलिए यह ऑप्शन नहीं हो सकता कि सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ए से ऊपर आ जाए। क्या नियोन और ऑक्सीजन, देखो ये कह रहा है कि नियोन से तो बिलो होगी लेकिन ऑक्सीजन से कम होगी।
ना 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 ना, ऐसा भी नहीं है। ऑक्सीजन नॉन मेटल है, नॉन मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है और मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, ये भी ट्रू नहीं है, बी भी करेक्ट नहीं होगा। क्या बिलो होगी लिथियम से? यस, बिल्कुल सही है, सी होगा इसका हमारा करेक्ट आंसर। ऐसा क्यों बोला मैंने? देखिए भाई, हमारे पास क्या है, लिथियम और उसके बाद सोडियम है, उसके बाद पोटेशियम है। जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो आपका साइज इंक्रीज करता है। साइज इंक्रीज करने से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस है उसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है। अगर यह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी हमें कम देनी पड़ेगी। तो डाउन द ग्रुप जाने से आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, इसलिए इसका सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, डी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है कि बिटवीन एंड NO, ऐसा नहीं होगा, लिथियम से कम ही होगी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ट्रेंड पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन डाले भी थे। विच इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से भी आपको बताना कि नोट करेक्टली मैच्ड, कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं करेगा। सबसे पहले देखिए बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड। अभी अभी मैंने एक बात आपको पढ़ाई है कि डाउन द ग्रुप जाने से मेटालिक करैक्टर बढ़ेगा। अगर मेटालिक करैक्टर बढ़ेगा तो उनके ऑक्साइड का बेसिक करैक्टर भी बढ़ेगा। तो देखो ये जस्ट रिवर्स दिख रहा है, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखो लिथियम जो है, सीजियम सबसे बढ़िया मेटल है इनमें, है ना, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने से मेटालिक। अगर सीजियम सबसे बढ़िया मेटल है तो ये तो मोस्ट बेसिक होना चाहिए, ये तो मोस्ट बेसिक होना चाहिए। इन्होंने लिस्ट दिखा रखा है तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, है ना, इसीलिए इनकरेक्ट है। हमारा आंसर तो ए होगा, लेकिन और भी ऑप्शन देख लेते हैं। क्या स्टेबिलिटी सॉरी ए नहीं, अच्छा ऐसा देखना पड़ेगा, यानी कि ए हमारा इनकरेक्ट है ना, ए हमारा इनकरेक्ट है। तो ए इनकरेक्ट कहां पे आ रहा है? फर्स्ट ए बी सी में आ रहा है, यानी कि डी को मैं हटा देता हूं, डी को मैं हटा देता हूं। और ऑप्शन देखते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ पर ऑक्साइड, देखिए ऐसा आपको पढ़ाया जाता है कि एक ऑक्साइड होता है, जैसे जो लिथियम, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई, है ना। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि जो आपका लिथियम होता है ना, लिथियम की रिएक्शन अगर आप करवाते हैं O2 के साथ, है ना, यानी कि वहां पे आपका बनता लिथियम ऑक्साइड, इसे क्या बोला जाता है? लिथियम ऑक्साइड। लेकिन अगर आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं के साथ, एक्सेस O2 के साथ, तो सोडियम बनाता Na2O2, सोडियम पर ऑक्साइड। अगर उसके बाद आप पोटेशियम या रुबिडियम या बाकी करवाते हैं, इनकी रिएक्शन करवाते हैं, तो वहां पे आपको क्या मिलता है? वहां पे आपको मिलता है सुपर ऑक्साइड। वहां पे आपको क्या मिलता है? KO2 सुपर ऑक्साइड मिलता है। अब इसके पीछे रीजन दिया जाता है कि लाइक मतलब छोटा कटायन छोटे अनायन के साथ जाना पसंद करता है, बड़ा कटायन बड़े अनायन के साथ जाना पसंद करता है। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो वैसे वैसे कटायन का साइज बढ़ता है। अगर कटायन का साइज बढ़ता है तो वो लार्ज अनायन के साथ जुड़ना पसंद करते हैं। तो देखो भाई, एक O2 नेगेटिव, एक O2 नेगेटिव, इस O2 नेगेटिव को पर ऑक्साइड बोलते हैं और एक O2 नेगेटिव को हम सुपर ऑक्साइड बोलते हैं। तो इनके साइज का जो ऑर्डर आ जाता है वो भी डाउन द ग्रुप जाने से इंक्रीज करता है। तो यहां से हमें क्या पता लगा कि NaO2, K2O2, इनके जैसे जैसे साइज बढ़ेगा कटायंस का, वैसे वैसे पर ऑक्साइड की स्टेबिलिटी भी ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब ये हमारे करेक्ट दिखा हुआ है। उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ बाइकार्बोनेट्स, तो जैसे जैसे मेटल का साइज बढ़ेगा, बाइकार्बोनेट भी एक थोड़ा सा बड़ा अनायन है तो इसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, तो ये भी करेक्ट है ना। ये दोनों आंसर हमारा हो नहीं सकते। मेल्टिंग पॉइंट देख लो भाई, इससे भी क्लियरिटी मिलेगी। क्या NaI के मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होंगे? नो 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 नो, नहीं होंगे भाई। इसका मतलब ये भी हमारा इनकरेक्ट हमारा आंसर होगा। ए हो गया। कैसे नहीं हुए भाई? हमारे को फजान रूल पढ़ाया जाता है ना, आप सभी को फजान रूल पढ़ाया जाता है। और फजान रूल एक बात कहता है कि भाई जो कोवलेंट करैक्टर होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ अनायन के, साइज ऑफ अनायन के। अगर अनायन का साइज बढ़ेगा तो ज्यादा पोलराइजेशन होगी। अगर ज्यादा पोलराइजेशन होगी तो एक आयनिक कंपाउंड में ज्यादा कोवेलेंट करैक्टर आएगा। अगर ज्यादा कोवेलेंट करैक्टर आएगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? ज्यादा कोवेलेंट करैक्टर आने की वजह से उसकी मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएंगे। इसीलिए देखो यहां पे अगर आपके पास एक NaF है, एक आपके पास NaCl है, एक आपके पास NaBr है और एक आपके पास Ni है, तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट NaF के होने चाहिए, क्योंकि इसके अंदर कोवेलेंट करैक्टर लिस्ट है।
ठीक है जी, अब समझ में आ गई होगी सभी को बात। तो इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होना था 1 और 4 होना था। चलिए भाई, बहुत सारे क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है। अगर किसी ने बहुत है ना ऐसे क्वेश्चन होते हैं, अगर आप इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ जाते हैं तो फिर कोई बड़ी बात नहीं होती। तो आइए क्या कह रही है लैंग्वेज सुनो। फॉर द एलिमेंट एक्स, कोई हमारा एक एक्स एलिमेंट है, एक्स वाई जेड कुछ भी है ना एक्स, एक स्टूडेंट ने मेजर की उसकी रेडियस कि भाई 102 नैनोमीटर है। दूसरे स्टूडेंट बी ने मेजर की, उन्होंने कहा कि 103 नैनोमीटर है। और तीसरे ने मेजर की तो 100 नैनोमीटर आई। एक ही ऑपरेटर्स यूज किया। देयर टीचर एक्सप्लेन्ड दैट मेजरमेंट्स वर बी करेक्टेड बाय सेइंग दैट द रिकॉर्डेड वैल्यूज बाय ए बी सी। तो देखो यार, एक इसके पीछे कनेक्शन ये है कि एक ही एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट हो सकता कि वो मॉलिक्यूल रहा हो, है ना। इस एक्स एलिमेंट के तो मॉलिक्यूल X2 भी बन सकता है ना। हो सकता है कि ये एक्स एलिमेंट आपका मेटल की फॉर्म में रहा हो सकता है कि एक्स एलिमेंट आपका X2 बॉन्ड बना रहा हो, कोवलेंट बॉन्ड, बहुत सारे हो सकते हैं। तो देखिए, आपको पढ़ाया जाता है ये भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में कि मेनली हमारे पास है ना 3 रेडियाई होती है। एक होती है कोवलेंट रेडियस, एक आपकी कोवलेंट रेडियस होती है। तो कोवलेंट रेडियस हमें क्या कहती है, ये देखिए भाई, एक आपका ये रहा। तो कोवलेंट में आप सभी को पता है कि 2 एटम एक दूसरे के अंदर ओवरलैपिंग कर जाते हैं। तो इस ओवरलैपिंग, एक तो ये सिचुएशन आप देख के बता देना। मान लो ये वैसे हेटेरो के लिए, होमो के लिए अलग अलग होता है। मान लेता हूं कि मैं ये RAA है, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं तो रेडियस ऑफ A आ जाएगी, है ना। यानी कि इस रेडियस को कोवलेंट रेडियाई बोला जाता है। अगर मैं मेटालिक रेडियाई की बात करूं तो 2 मेटल के एटम सिर्फ टच कर सकते हैं, एक दूसरे के अंदर ओवरलैप नहीं कर सकते। तो ये हमारी मेटालिक रेडियाई। और जो वान डर वाल रेडियाई होती है वो 2 मॉलिक्यूल के बीच में, जैसे ये एक मॉलिक्यूल हो गया और ऐसे ही ये एक मॉलिक्यूल हो गया, इनके बीच की जो ये होती है ना वान डर वाल फोर्स ऑफ ट्रैक्शन, वीकेस्ट फोर्स ऑफ ट्रैक्शन होती है और मॉलिक्यूल्स के बीच में बनती है, इसलिए उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। तो इस क्वेश्चन से तो हमें यही कंसेप्ट लेना था कि भाई अगर एक बच्चे ने बोला है कि भाई वो 102 है ना। अब देखो, इसमें ऑर्डर में आपको बता देता हूं कि ऑर्डर क्या रहता है। तो ऑर्डर ये रहता है कि वान डर वाल सबसे ज्यादा होती है, आर वान डर वाल सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद आर मेटालिक आती है या फिर क्रिस्टल आती है, उसके बाद आर आपका कोवलेंट आती है, आर आपका कोवलेंट आती है। तो ये ऑर्डर रहता है। तो अब देखिए यहां पे 103 किसके लिए आई होगी, वान डर वाल के लिए। 103 किसके लिए आई होगी, सबसे ज्यादा वान डर वाल के लिए आई होगी। तो ये मान लो कि हमारा वान डर वाल के लिए आ गए भाई, है ना, ठीक है ना। बी वान डर वाल हो गया, सी सबसे कम है इसलिए वो कोवलेंट रही होगी, और ए मीडियम है तो इसका मतलब वो क्रिस्टल रही होगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सारे हैं हमारे पास। यस, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, हालांकि भाई क्विज में इसका आंसर आपको रॉन्ग दिया गया था शायद, जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, इसका क्वेश्चन चेक कर लीजिएगा। बस एक ही क्वेश्चन हमारा जो क्विज में रॉन्ग हो सकता है, बाकी हो सकता है कि ये भी करेक्ट हो, एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। हमें बोला गया कि हमारे पास 2 p ब्लॉक के एलिमेंट है, एक x है ना, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2NP3 हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और एक हमारे पास Z है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2NP4 है। ऑक्यूपाइज नाइबरिंग पोजीशन, पड़ोसी हैं एक दूसरे के, ठीक है। दिस इंफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू आयोनाइजेशन पोटेंशियल, मैं बता दूंगा दोनों पड़ोसी कौन से हैं, है ना। देखो यार, सीधी सी बात है, ये एग्जांपल बन रहा है आपका, है ना, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का, है ना, NS2NP3 हो, ठीक है ना, या फिर आपका NS2NP4 हो। तो यहां पे एक पॉसिबिलिटी है कि ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हो सकते हैं, फास्फोरस और सल्फर हो सकते हैं। दोनों केस में ही आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होती है, नाइट्रोजन की। होनी किसकी ज्यादा चाहिए, ऑक्सीजन की। क्यों, है ना, लेफ्ट टू राइट जाने से आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। बट एक्सेप्शन कहां आता है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। कहां पे एक्सेप्शन आता है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शन आ जाता है। इसीलिए भाई इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर आना था, ए आंसर आना था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए, कि एक्स जेड की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा रही होगी, सॉरी आई एक्स की ज्यादा रही होगी आई जेड से। क्यों, क्योंकि यह हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा ए आना था।
ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ ऐसा क्वेश्चन जेईई एडवांस में आया 2020 में, मैंने बताया होगा। तो बोला गया कि फर्स्ट 4 आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू आपको गिवन है। आपको एक बात पढ़ाई जाती है कि है ना, फर्स्ट है ना, हमेशा कोई भी एक सिंगल अगर आपके पास एलिमेंट है, एटम है, तो हमेशा सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट सेकंड थर्ड, हमेशा थर्ड सबसे ज्यादा होती है, फिर सेकंड और फिर फर्स्ट होती है। तो ऐसा ही देखने को मिल रहा है। देखो इनमें अगर आप गैप देखोगे तो है, ठीक है अच्छा खासा, इतना नहीं है, लेकिन इनमें आप गैप देखोगे, इस गैप का मतलब समझते हो कि भाई यहां से हमने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो इतनी एनर्जी दी, है ना। मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक एलिमेंट है ए, है ना, ए एलिमेंट, इसको हमने आयोनाइजेशन एनर्जी दी पहले वाली, तो इससे हमने क्या निकाल लिया भाई, ए पॉजिटिव आपका, इसको आप गैसियस लगा लीजिए, प्लस में एक इलेक्ट्रॉन। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो हमें एनर्जी दी, उसके बाद क्या हुआ, इस ए पॉजिटिव से फिर से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, जो A2 पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकला। देखो यार कटायन है ना, ये देखो ये न्यूट्रल था, न्यूट्रल से कटायन बना। अब कटायन का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, अगर इलेक्ट्रॉन की कमी तो उससे दोबारा इलेक्ट्रॉन लेने जाओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, तो ये दूसरी है। इसी प्रकार फिर हमने A2 पॉजिटिव से निकाला, तीसरी आयोनाइजेशन एनर्जी दी, तो हमारा A3 पॉजिटिव बना। इसी प्रकार हमने A3 पॉजिटिव से निकाला और हमारा आयोनाइजेशन 4 दी। हालांकि ये पॉसिबल बहुत कम होती है, ठीक है ना, ऐसे मॉलिक्यूल बहुत कम दिखाई देंगे आपको। अब मैं यहां पे देख पा रहा हूं कि तीसरे और फोर्थ, यानी कि जब आप फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकालने जाते हो ना, तो लगभग 5000 किलो कैलोरी का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि बहुत बिग डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब ऐसा हो सकता है ना, ऐसा आइडिया लगा सकते हैं कि यहां पे कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट रहा होगा, है ना, यहां पे कोई इस टाइप का एलिमेंट रहा होगा। कौन सा, इस टाइप का। कैसे, जब आपने फर्स्ट निकाला तो ठीक है भाई निकल गया, सेकंड निकाला तो भी ठीक है, और थर्ड निकाला तो भी ठीक है, लेकिन थर्ड से जैसे ही आप फोर्थ पे जाओगे तो पहली बात ये 2s2 से, s नजदीक पड़ता है न्यूक्लियस के, ठीक है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, है ना, इस मॉलिक्यूल, इस एलिमेंट के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था वो आना था 3 इज द करेक्ट आंसर, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहे होंगे। अगर ये डाटा उठा के यहां दे देता तो फिर मैं कहता 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहा होगा, अगर ये वाला डाटा यहां उठा के देता तो मैं कहता 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहे होंगे। ठीक है भाई, आसान क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका वैसे तो आप ट्रिकी क्वेश्चन होता, आप वैसे भी निकाल सकते हैं, है ना। वैसे ये क्वेश्चन पॉलिंग स्केल का है ना, पॉलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वहां का ये क्वेश्चन है। द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपको गिवन है HA, HCC एंड SEH की, ये वाली है। आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी कार्बन की। हालांकि भाई इलेक्ट्रॉन की जो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो फिक्स है, वो लगभग आपका 2.5 के आसपास होती है, लेकिन इससे हम कैसे निकाल सकते हैं, फार्मूला भी हमें पता होना चाहिए। तो देखिए यहां पे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालते हैं। कैसे भाई, मान लीजिए यहां पे आपका कार्बन है, माइनस में यहां पे आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है, इसका फार्मूला होता है 0.208, है ना। और यहां पे हम लिखते हैं आपका आयोनाइज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CH, ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CH। उसके बाद यहां पे हम क्या करते हैं भाई, यहां पे हम करते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ HH इनटू में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CC, इसका लेते हैं अंडर रूट, और इस पूरे का भी लेते हैं अंडर रूट, इस पूरे का भी क्या लेते हैं, अंडर रूट लेते हैं। इसको सोल्व करोगे, जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहां से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू आपका 2.5 आ जाएगी। सारा डाटा आपको क्वेश्चन में गिवन है ना। जैसे कि आपका HH, ये वाली वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। इसी प्रकार आपका कार्बन की भी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, और इसी प्रकार आपकी ये वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है। इसको आप सोल्व कर लीजिएगा, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 2.5 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। हाँ आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आसान क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर इसमें ऑब्जेक्शन है, लेकिन ये बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया था क्विज में, ठीक है ना, क्विज में ये बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स ABCD यहां पे गिवन है। तो ये कौन है भाई, वैसे लिख लो, ये नियोन है आपका, ठीक है। ये कौन है भाई, आपका ये ऑक्सीजन है।
ये कौन है भाई आपका, ये सोडियम है, और ये कौन है आपका, ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन है ना। आपसे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू इलेक्ट्रॉन गेन, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी। भाई देखो सबसे ज्यादा पूरी ही पीरियड में कोई भी एक पीरियड रहा हो, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है नोबल गैसेस की। क्यों? क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें एक इलेक्ट्रॉन लेने की बड़ी सख्त जरूरत होती है ताकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, तो उनको एक इलेक्ट्रॉन की बड़ी जबरदस्त तलाश रहती है। इसीलिए बोला जाता है भाई किसी भी पीरियड में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हैलोजेंस की होती है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। इसका मतलब फोर्थ तो हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए, सबसे ज्यादा फोर्थ की होगी, क्योंकि हैलोजन हमारा एक फोर्थ ही आ रहा है। तो इसका मतलब मैं सी ऑप्शन को हटा देता हूं एंड मैं फोर्थ ऑप्शन को भी हटा देता हूं, है ना, डी ऑप्शन को भी, सॉरी फोर्थ कह रहा हूं मैं, डी को, है ना। अब बात आती थी इन दोनों की। ठीक है, ये भी फर्स्ट है, ये क्लियर है। अब उसके बाद आप क्या देखते हैं, देखिए जो नोबल गैसेस होती है ना तो वो इलेक्ट्रॉन देना पसंद करती और ना ही वो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करती। ठीक है, इसीलिए नोबल गैसेस की आपका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है या तो जीरो होती है या फिर पॉजिटिव होती है। गेन एंथैल्पी वर्ड यूज कर रहा हूं कि अगर आप इलेक्ट्रॉन दोगे तो आपको एनर्जी देनी पड़ जाएगी रिलीज होने के रिस्पेक्ट में, इसीलिए फर्स्ट सबसे लास्ट में आएगा। यह बात भी समझ में आई। अब इन दोनों में कैसे कंपैरिजन करें। सोडियम एक मेटल है, मेटल की प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन देना होती है न कि इलेक्ट्रॉन लेना, तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगी नहीं सोडियम तो मेटल है, वो तो इलेक्ट्रॉन देगी, इसलिए इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम रही होगी। इसका मतलब यहां पे 3 आ रहा है और यहां पे 2 आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा, ये होगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो नॉन मेटल है, अगर वो नॉन मेटल है वो तो इलेक्ट्रॉन लेगी, अगर इलेक्ट्रॉन लेगी तो उसकी ज्यादा है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए आना था और क्विज में भी इसका आंसर ए दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, इसमें भी बच्चे एरो में कंफ्यूज हो गए। फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल किस किस का बताया गया है यहाँ पे भाई, सोडियम का, है ना, सोडियम का, उसके बाद मैग्नीशियम का, उसके बाद एल्यूमिनियम का, उसके बाद आपका सिलिकॉन का। अब देखो भाई इन दोनों में से तो ये लेफ्ट भी है ना, राइट भी है, सॉरी लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इंक्रीज करती है, और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी है। अब आपको शायद एक एक्सेप्शन याद आ जाए इन दोनों को देख के, बेरिलियम एंड बोरोन। होनी तो बोरोन की ज्यादा चाहिए लेकिन होती ज्यादा बेरिलियम की है, रीजन दिया जाता है फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेम रीजन इन दोनों के बीच का भी होता है, इसीलिए आपका मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है ना, मैग्नीशियम की ज्यादा होती है। उसके बाद नॉर्मल ट्रेंड चलेगा कि लेफ्ट टू राइट जाने से आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, वो तो पड़ोसियों में देखने को मिलता है, बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला एक्सेप्शन पड़ोसियों में देखने को मिलता है, इसमें तो इसकी ज्यादा रही होगी। ऐसा ऑप्शन देख लो कौन सा है, तो ऐसा ऑप्शन आपको नजर आ रहा है ए, ऐसा ऑप्शन नजर आ रहा है ए। ठीक है भाई, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यस, दिस क्वेश्चन इज एन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में आ गया तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। उससे पहले थोड़े सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि पढ़ रहे IIT जैम केमिस्ट्री के नाम से ऐप है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाइए और वहां पे जैम 2021 का कंप्लीट कोर्स है वो ज्वाइन कीजिए, और फ्यूचर में अभी टेस्ट सीरीज भी लॉन्च होने वाली है तो वहां पे वो ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत किया हुआ, कंफ्यूज हुए होंगे। आपसे बोला गया था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एट पेरिफेरी, जब भी पेरिफेरी वर्ड यूज करे अपने कान खड़े कर लेना, ऑफ क्रोमियम एटम यूजिंग स्लैटर्स रूल। तो स्लैटर्स रूल क्या बताता है, हमें आ जाइए देखते हैं। सबसे पहले देखो भाई जेड इफेक्टिव जो होता है वो किसके इक्वल आ जाता है, जेड माइनस में सिग्मा, कई बार इसे सिग्मा लिखते, कई बुक्स इसे एस भी लिखती, इसे स्लैटर कांस्टेंट बोला जाता है। अब जेड की वैल्यू तो हमें पता है कि 24 होती है। अब मेन फंडा कहां पे आता है इसको निकालने का, सिग्मा, इस सिग्मा या फिर स्लैटर कांस्टेंट को, इसके लिए हमारे पास स्लैटर रूल होता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है सबसे पहले क्रोमियम की, तो लिखते हैं भाई क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले 1s2 है ना, यहाँ पे पेयर भी बनाने होते हैं, 2s2 2p6, उसके बाद हम यहाँ पे बनाते हैं 3s2 3p6, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे बनाते हैं 3d5, इसके साथ ही बनाना पड़ेगा ये पूरा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ भाई थोड़ा सा मैं, क्रोमियम 24 है ना, तो यहाँ पे बनाओ सबसे पहले 1s2, उसके बाद बनाओगे 2s2 2p6, उसके बाद बनाओगे 3s2 3p6,
3d5 इकट्ठे लिखने होते हैं, है ना, n की वैल्यू इकट्ठी होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आता है 4s1, है ना, ये होती है ना हमारी। इसको अगर आप पेयर में बनाना चाहें तो कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर लो, इनका एक बन गया, इनका बन गया। अब देखो क्या बताया जाता है सेलेक्टर, अगर यहाँ पे पेरीफेरी वर्ड नहीं होता तो हम इस एक इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करते, इस एक इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करते। लेकिन अगर पेरीफेरी वर्ड आ जाए तो इस एक इलेक्ट्रॉन को काउंट करना, ठीक है। इसीलिए इस एक इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे तो जो nth इलेक्ट्रॉन होता है ना, nth, n है ना ये वैल्यू, तो इसकी मल्टीप्लाई की जाती है किससे, 1 इंटू में 0.35 से इसकी मल्टीप्लाई की जाती है प्लस में। उसके बाद जो n-1 होते हैं, तो n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 13, तो इस 13 की मल्टीप्लाई की जाती है 0.85 से। उसके बाद रिमेनिंग जितने भी होते हैं उनकी मल्टीप्लाई की जाती है आपका 1 से, तो 1 इंटू में 10 कर दीजिए। इसको आप सोल्व कीजिए, इसको आप यहां से सोल्व कीजिए तो भाई मल्टीप्लाई थोड़ी सी लंबी चलेगी। जो भी है आप सोल्व करके देख लीजिएगा, इस कैलकुलेशन को आप सोल्व करके देख लीजिएगा और इसको 24 में से माइनस करना। इस यहां से जो कैलकुलेशन आएगी 24 में से माइनस करना, जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आएगा 2.6। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था वो डी आना था, डी। यानी कि पेरीफेरी वर्ड आ जाए ना तो अब हम इस इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे, पेरीफेरी वर्ड आ जाए, यानी कि nth इलेक्ट्रॉन इसी को मानेंगे। अगर पेरीफेरी नहीं होता तो इसको काउंट करते नहीं, फिर हम यहां से लेते। तो सेलेक्टर रूल मैंने काफी डिटेल में पढ़ाया हुआ है पढ़ के कोर्स में, तो आप वहां से भी इसको एक्सेस देख सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर 4th आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखिए बोला गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। तो देखो हमें पता है कि अगर वो एक ही ग्रुप के एलिमेंट है तो डाउन द ग्रुप जाने से साइज इंक्रीज करता है। तो यहां पे देखिए लिथियम और सोडियम में से किसका साइज बड़ा होगा, सोडियम का साइज बड़ा होना चाहिए। अब दूसरी बात आती जी यहां पे, ये देखिए कि बेरिलियम और लिथियम, तो जैसे जैसे कटायन के ऊपर है ना, जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है किसी भी एलिमेंट के ऊपर उतनी उसकी साइज कम होती है। जितना अनायन पे नेगेटिव चार्ज बढ़ता है उतनी ही उसकी साइज बढ़ती है। इसका मतलब देखो जैसे जैसे पॉजिटिव, वैसे भी देखो लेफ्ट टू राइट जब आप जाते हैं तो साइज डिक्रीज करता है। तो एक ये बात है कि साइज डिक्रीज करे और दूसरी बात है कि पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ रहा है। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन और देखिए, आपको यहां पे 4 एलिमेंट गिवन है। कौन कौन से, एक आपको ऑक्सीजन गिवन है, एक आपको O2 पॉजिटिव गिवन है, एक आपको O2 पॉजिटिव और एक आपको O2 नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद बोला गया मोस्ट पॉजिटिव, है ना, मोस्ट पॉजिटिव क्या, डेल्टा He। एंथैल्पी कभी भी पॉजिटिव होना इसका मतलब वो एब्जॉर्ब हो रही है, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। एंड मोस्ट नेगेटिव का मतलब रिलीज हो। तो देखना यार, इलेक्ट्रॉन लेना किसकी कला है, इलेक्ट्रॉन कौन लेना चाहता है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन होता है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। तो देखिए जो जितना ज्यादा आसानी से जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा वो उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। तो इनमें से बताइए कौन इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन लेना सबसे ज्यादा। तो सबसे मोस्ट नेगेटिव जो पूछा गया है वो आपका O2 पॉजिटिव आ जाएगा। जो मोस्ट पॉजिटिव है O2 नेगेटिव। क्यों, अरे भाई ये नेगेटिव चार्ज है, इसको आप इलेक्ट्रॉन दोगे तो क्या लेगा, सेम चार्ज तो रिपेल करेंगे। ये तो कहेगा भाई पहले से ही मेरे पास इलेक्ट्रॉन है। ये कहेगा जी 5 रोटी मैं खाता हूं, 5 रोटी मैं खा चुका हूं, अब छठी रोटी खिलाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना, आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। इसीलिए है ना मोस्ट पॉजिटिव अगर आपसे पूछता, है ना, मोस्ट पॉजिटिव अगर आपसे पूछता तो वो आ जाएगा O2 नेगेटिव, एंड मोस्ट नेगेटिव पूछता तो वो आ जाएगा O2 पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एंड मे बी लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस क्विज का। यस देखिए, है ना, बोला गया है कि आयोनाइजेशन एनर्जी 1 हाइड्रोजन एटम, इस वर्ड के ऊपर बड़ा फोकस करना है। एक हाइड्रोजन एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी ये है इतने जूल जे। तो आपको आयोनाइजेशन एनर्जी H एटम इन किलोजूल पर मोल। देखो भाई दो बातें हैं यहाँ पे, है ना, आसान है क्वेश्चन तो ये भी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी गिवन है हाइड्रोजन की, एक एटम की आप कहोगे ये रहा, ठीक है। तो ये जूल में है, ये जूल में है। अब हमें किस में निकालनी है, आपका पर मोल का मतलब क्या होता है, देखिए भाई एक मोल जो होता है पर मोल तो ऐसे ही आएगा, एक मोल के अंदर कितने एटम्स है, क्योंकि ये तो एक एटम की है ना,
इसको तो मैं क्या बोल सकता हूं, ये तो पर एटम है, ये तो पर एटम है ना। तो एक मोल के अंदर कितने एटम होते हैं, आप कहोगे एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, है ना। इसका मतलब ये एटम्स, इस एटम से ये एटम कैंसिल, पर मोल आ जाएगा आपका जो चाहिए। इसकी इससे मल्टीप्लाई करना, जूल में डाटा आएगा, जूल में, उसको आप डिवाइड कर देना 1000 से। जो यहाँ से डाटा आएगा ना उसको 1000 से डिवाइड करना, उसके बाद आपके पास आ जाएगा किलो जूल पर मोल में। और इसकी वैल्यू मेरे हिसाब से जो आनी चाहिए 1030 के आसपास। बाकी भाई आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, है ना। कैलकुलेशन करना आपका काम है, मेथड बताना मेरा काम है। तो ये था जी हमारा फर्स्ट क्विज, ठीक है, पहला क्विज, उसका सॉल्यूशन। आप सभी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए, है ना, इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए, ये वाली सेम पीडीएफ, तो ये मिलेगी आपको जैम कैम 2020 टेलीग्राम चैनल पे। जैम कैम 2020 टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, है ना। और हमने कर लिया है क्विज, नेक्स्ट क्विज का भी वीडियो सॉल्यूशन आ जाएगा बहुत जल्दी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।